गुड इवनिंग। चलिए हमारा जो कंजंक्शन है उसमें हम लोगों ने डिस्कस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली हैं। कंजंक्शन के अंदर वी टॉक्ड अबाउट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद में फिर हमने बात की अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन। देन वी टॉक्ड अबाउट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये आपके मेन जो है कंजंक्शन के टाइप होते हैं। 1, 2 एंड 3। फोर्थ जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, हालांकि इसको हम लोग आज की क्लास में नहीं बात करेंगे। आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीन तो आपके डन है। ये वाला हम लोग कल में भी बात करेंगे अबाउट दिस। आज हम लोग थोड़ा वर्ब को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के। वर्ब कितने टाइप की हो सकती हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका। चलिए आप आज तो अकेले ही हैं। बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्ब्स के बारे में। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब्स को अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए, वेलकम रेबा रेलो, काफी दिनों बाद। सो अगर हम लोग बात करें, वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में। ठीक है, एक आप बोल दो मेन वर्ब, और एक आप बोल दो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। सो वी हैव मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को क्या होता है, चलिए मेन वर्ब में इसमें हम लोग एक्शन वर्ब को भी शामिल करते हैं, है ना। जो आपकी एक्शन वर्ब्स होती हैं वही एक्चुअल में आपकी मेन वर्ब भी होती हैं। और स्टेट वर्ब्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, स्टेट वर्ब्स भी आपका मेन वर्ब के अंदर आ सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है इनको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद डिफरेंट टर्म्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो है और हेल्पिंग वर्ब जो है ये सेम होती है ना, कोई खास फर्क नहीं होता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें क्या क्या आता है, तो अगर हम लोग बात करें, सो जैसे आपकी मॉडल वर्ब है ना। तो मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब तो आपकी हमने पढ़ा था ना, मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का ही टाइप है। और मॉडल वर्ब के अंदर भी हमने दो टाइप देखे थे। मॉडल वर्ब के अंदर हमने दो टाइप देखे थे, जिसमें एक को हम लोग बोल रहे थे कंप्लीट मॉडल वर्ब, कंप्लीट मॉडल वर्ब। ठीक है, और दूसरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेमी मॉडल वर्ब।
सेमी मॉडल वर्ब। तो कुल मिला के ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेम थिंग। मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब का ही टाइप है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब पता है क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज करा जाता है। वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब एज एज अ हेल्प, एज अ सपोर्ट फॉर मेन वर्ब, ठीक है। तो जैसे आपने मॉडल वर्ब का अगर सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए थे, अगर आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, इफ यू से आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस में स्पीक आपका मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। और ये जो कैन है ये क्या है? ये मॉडल है। सो दिस इज काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब सेमी मॉडल वर्ब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे मॉडल वर्ब्स जिनको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर पाए, वी कॉल देम सेमी मॉडल वर्ब्स। अब जैसे आपका ये है, यूज है। तो यूज जो है आपका, इसका मीनिंग भी होता है, यूज माने उपयोग करना, इस्तेमाल करना, है ना। और इसको आप मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इफ आई से सी यूज टू, सी यूज टू प्ले हॉकी। तो सी यूज टू प्ले हॉकी में वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, यूज टू का हम लोग यूज करते थे फॉर पास्ट हैबिट। तो ये आपकी मेन वर्ब है, प्ले। यूज टू आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं वी यूज पेन्स, अब ये आपका फिर मेन वर्ब हो गया, यूज। तो इसीलिए इनको सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल का मतलब ऐसा ऐसा वर्ब जिसको हम लोग वी कैन यूज एज बोथ मेन वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स, है ना। और डिफरेंस क्या है भाई आपका मॉडल वर्ब में और मेन वर्ब में? मेन वर्ब का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा स्पीक माने बोलना, तो कैन का कोई लिटरल मीनिंग तो है ही नहीं, है ना। शुड का कोई लिटरल मीनिंग तो है ही नहीं। मस्ट का या मे का कोई लिटरल मीनिंग तो है ही नहीं। इनको तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वी यूज देम टू एक्सप्रेस अ सर्टेन सिचुएशन, बस दैट्स इट। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आएंगी। सो कभी अगर आपको सोचना पड़े कि व्हाट इज मॉडल वर्ब, सो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी हेल्पिंग वर्ब में और क्या था हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये जो आपका इज आर एम है, वॉज वर है, ठीक है, डिड है, या फिर आपका हैज हैव हैड है ना, डिड डू या डज है। इन सब का यूज हम करते थे एंड करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट टेंस। जैसे इज़ारएम का यूज कब करते थे हम लोग, अगर आपको याद हो, तो इज़ारएम में जब हम लोग वी फोर लगाते थे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये बन जाता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कुल मिला के टेंस का भी रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता था। और वॉज वर्ब में जब हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जोड़ देते थे, तो ये बन जाता था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हैज हैव हैड में जब हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते थे, तो वो बनता था या तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या बनता था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसी तरह से डिड डू एंड डज, इनसे हमारा बनता था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, मस्ट रिमेंबर। इनसे क्या बनता था? प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट बनता था।
ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनको हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, जैसे कि ये V4, V3, है ना। तो एक बार यहाँ आ जाते हैं। हमने कैटेगराइज किया बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात अभी हम कर रहे हैं, सो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब के दो टाइप मैंने आपको बताए थे, कंप्लीट मॉडल वर्ब एंड सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब का मतलब है मेन वर्ब भी बन सकती है, एंड कंप्लीट मॉडल वर्ब ये है जो कि सिर्फ मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव लिटरल मीनिंग्स। इनके लिटरल मीनिंग्स नहीं होते हैं, ये केवल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करती हैं। उसके बाद फिर और हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बात की, सो वी हैव, इज आर एम, वाज वर, डिड, डज, डू, हैज, हैव, हैड, है ना। इनके साथ वी यूज टू फॉर्म डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं लाइक हैज बीन, हैव बीन, या फिर हैड बीन के बारे में, तो इनके जरिए हम लोग क्या फॉर्म करते थे, बाय यूजिंग फोर्थ फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग बनाते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिड, डू, डज और हैज, हैव, हैड के बारे में। पेज को चेंज करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें हैज, हैव और हैड के बारे में, तो ये जो है आपके, ये दोनों हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम आपका डू, डज और डिड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हैज, हैव या फिर डू, डज ये जो प्रेजेंट में काम करते हैं, और हैड और डिड जो है पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हैज, हैव ये क्या है, हैज, हैव जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड जो है वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती है। डू, डज जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड केवल सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है। और ये केवल मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं होती है ना। ये क्या है, ओनली मेन वर्ब। बाकी हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड ये मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकती है, लिख सकते हैं हम लोग। अगर इनकी बात करें, सो दे आर बोथ, ये दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना चाहें तो हम लोग सेंटेंस क्या फॉर्म कर सकते हैं, शी हैज रिटन अ बुक। अब ये सेंटेंस जब मैं लिख रहा हूं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, और ये मेन वर्ब है रिटन, ये हेल्पिंग वर्ब है।
है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता, अगर आई होता या है वी होता या फिर यू होता या फिर दे होता, तो मैं लिखता दे हैव, वी हैव, यू हैव, आई हैव रिटन अ बुक, है ना। इतना तो आपको पता है। अब हैड को भी मैं यूज कर सकता था। अगर मैं पास्ट परफेक्ट बोलता तो मैं लिख देता सी हैड रिटन अ बुक बिफोर शी क्वालिफाइड द एग्जाम, बिफोर सी क्वालिफाइड द एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही यूज करा जाता है। तो यहाँ पे आपका हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पे आपका हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं आप। इनको मेन वर्ब भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर हम लोग कहते हैं आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने आपको बता दिया है कि ईटन का यूज करते नहीं है। बेटर वी यूज हैज हैव हैड, है ना। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं क्या करूंगा, मैं ईटन को रिमूव करूंगा, मैं यूज करूंगा हैड। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको कहीं नजर आता है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड के डोंट थिंक कि वी आर यूजिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स टुगेदर, है ना। हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो ये आपको याद रखना है। डू डज और डिड का यूज भी कर सकते थे आप, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बोथ। इफ आई से सी डज हर वर्क, इसमें मैंने जो वर्ब यूज किया ना डज, ये मेन वर्ब है ना। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया है सी, एंड उसी के लिए मैंने क्या किया है, डू में ईएस लगाया है। अगर यही सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता तो मैं लिखता आई डू माई वर्क। तो अभी ये क्या है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी ये, सी डज नॉट डू हर वर्क, सी डज नॉट डू हर वर्क, है ना। या फिर मैं लिखूं आई डू नॉट डू माई वर्क। अब इन सेंटेंसेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो डज है ना, और ये जो डू है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने इस डज को यहाँ रख दिया है या फिर इस वाले डू को मैंने यहाँ रख दिया है, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये वाला जो डज था ना, ये अपना बेस बेस फॉर्म में आके डू बन गया, और ये तो डू था ही। कुल मिला के यहाँ पे ये जो डू है, ये मेन वर्ब है, डू, है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब से डू एंड डज। पोजीशन आपको बता देती है ना, पोजीशन से आप पता लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था आपका? सब्जेक्ट प्लस टू डज या डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद डू डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नॉट है उसके बाद जो V1 है वो आपका ये रहा। तो डू डज जो है आपके सब्जेक्ट आई मीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिड के बारे में। डिड का भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिड कैन बी बोथ एज वेल, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, है ना। डिड को कैसे यूज करना है? तो इफ आई से आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, तो ये सब्जेक्ट है और डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने क्या किया है? डिड को मेन वर्ब की तरह यूज किया है, एज मेन वर्ब। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। ठीक है। अब इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, तो ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स डिड होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो डिड जो है इट कैन बी बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर है? उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो इजारम है, वॉज वर है, बीइंग है या फिर बीन है, ये क्या होती है आपकी? ये आपकी बी वर्ब होती है ना। और इन्हीं को आप कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लेकिन कब? जब आप यूज करते हैं विदाउट मेन वर्ब, है ना। जब आप इन्हें यूज करते हैं विदाउट मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब के साथ तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। सो व्हेन यूजिंग विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब, तो इजारम है, वॉजवर है, बीइंग है। बीइंग में आपने आईएनजी लगा दिया, ये आपका थर्ड फॉर्म है, इसको फोर्थ फॉर्म बोल दो आप, है ना। तो ये आपकी बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों कहलाती है। बी वर्ब इन्हें आप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताती है किसी भी चीज का होना। वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। सी इज एन ऑफिसर। तो यहाँ पे ये जो बी वर्ब है ये क्या बता रही है? कि इस लड़की का ऑफिसर होना बता रही है ना। तो वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस, होना किसी भी चीज का। अब इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जो जोड़े, है ना। एस सी स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़े उसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। ध्यान रखिएगा, बी वर्ब के बाद में भी लिंक वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और लिंकिंग वर्ब का भी वही काम है ना। लिंकिंग वर्ब भी क्या करती है? आपके सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है।
तो आप याद रखिएगा, इफ यू आर यूजिंग बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं आइदर नाउन और एन एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो वो एक नाउन होगा और या फिर होगा एक एडजेक्टिव, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा था सी इज एन ऑफिसर, ऑफिसर एक नाउन है। और अगर मैं कहूँ ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। एक तरीका बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं, है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं होते। सो लिंकिंग वर्ब is the be verb. After be verb and linking verb, we have subject complements, and as subject complement we use either nouns or adjectives. ध्यान रखिएगा। और इनके पैसिव नहीं बनते, नो पैसिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। सी इज एन ऑफिसर, ही इज ऑनेस्ट, इसमें क्या आप पैसिव बनाओगे? ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी मेन वर्ब के बारे में। सो मेन वर्ब के अंदर क्या आता है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में हम लोग बात करते हैं फिजिकल मूवमेंट के बारे में। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, चलना, कूदना, है ना, चोरी करना, मारना, मरना, ये सब लिंक एक्शन वर्ब्स हैं। इसमें हम अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, कुछ कुछ किताबों में फिफ्थ फॉर्म रहता है। अब ये क्या है भाई? जैसे मैंने कहा स्पीक, या फिर आप कोई और वर्ब ले लो, आप ले लो राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, एस और यस ऐड करके वो उसे फिफ्थ फॉर्म कह देते हैं, है ना, हालांकि कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपकी एक्शन वर्ब्स हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, इन ऑल कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, आई मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, है ना। यहाँ तक क्लियर होगा? ये सब आपको पता पहले से है, बस मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ कि कौन सी वर्ब किस तरह से काम करती है। अब इसमें अगर और अंदर बात करें तो पहले पेज को चेंज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको मेन वर्ब बताई है ना, अब उसको भी आप दो तरह से बात कर सकते हैं, रेगुलर एंड इरेग्युलर। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स एंड इरेग्युलर वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। जहां पे नॉर्मली ईडी या फिर डी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है वो रेगुलर वर्ब फॉर्म कहलाती है।
और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्क फॉर्म। ज्यादातर आपकी रेगुलर वर्क फॉर्म्स होती है। जैसे मैंने कहा कुछ करना नहीं है आपको, बस ईडी लगा देना है। पोस्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। फुल ईडी लगा देना है। क्लोज, ओपन, परचेज, ठीक है, आस्क। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्लोज में भी आपको ईडी लगाना है, आई मीन सिर्फ डी लगाना है। ओपन में भी ईडी लगाना है। परचेज में ई तो पहले से ही है, सिर्फ डी लगाना है। आस्क में ईडी लगाना है। अब इरेग्युलर क्या होती है, इरेग्युलर में तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है ना। जैसे कि आपने कहा तीनों या दोनों, राइट जो आपने लिखा था, तो राइट में ईडी लगा के तो काम चलेगा नहीं। राइट, रोड एंड रिटन। टीच, टॉट एंड टॉट, ये है आपकी इरेग्युलर वर्ब फॉर्म्स। स्टील माने चुराना, स्टोल एंड स्टोलन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव एंड गिवन, सेल, सोल्ड एंड सोल्ड, बाय, बॉट एंड बॉट, ठीक है। ये है आपकी इरेग्युलर वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। अब अगर और ज्यादा बात करें तो हमारे पास में स्टेट वर्ब्स भी थी। स्टेट वर्ब्स होती तो आपकी मेन वर्ब्स ही है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये दे डू नॉट टॉक अबाउट फिजिकल मूवमेंट। ये फिजिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं मेंटल स्टेट, है ना। जैसे कि नो, पजेस, ओन, कंप्राइज, कंसिस्ट, सीम, अपीयर, साउंड, वांट, नीड, ठीक है। थिंक भी हो सकती है, बिलीव भी हो सकती है, ट्रस्ट होता है, ट्रस्टिंग थोड़ी कभी करते हैं हम लोग, ट्रस्टिंग नहीं कहते ना। हेट हो सकता है, लाइक एंड लव हो सकता है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये स्टेट वर्ब्स है। जैसे कि मैंने कहा आई नो यू, दैट इज ओनली अ स्टेट ऑफ माई माइंड, है ना। उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट तो है ही नहीं है। सी ओन्स अ बिग कार, दिस हाउस comprises 2 bedrooms, you appear happy, it sounds good, I need money, needing थोड़ी कहते हैं। I hate, not hating, I am trusting you नहीं कहते, I trust you। ये क्या है, आपकी स्टेट वर्ब्स है। और स्टेट वर्ब्स के केस में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट वर्ब्स जो हैं डू नॉट यूज इन आईएनजी फॉर्म। स्टेट वर्ब्स के केस में मैंने आपको पढ़ाया था
डू नॉट यूज इन आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट वर्ब्स को आप यूज नहीं कर सकते इन ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस, all continuous tense and all perfect continuous tense। जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस टेंस हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनमें आप स्टेट वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते। द रीजन इज, इनके लिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टेट वर्ब्स को हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? याद रखिए, ठीक है। चलिए पेज को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी मेन वर्ब है ना, इफ वी कैटेगराइज देम फर्दर, तो हमें आता है समझ में क्या? ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड intransitive verbs। intransitive verbs, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? that takes object, that takes object, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और intransitive वर्ब क्या होता है भाई? does not take object। रटने की जरूरत नहीं है ना? how to find out object? ask what, ask what with respect to your verb, with respect to your verb। जैसे कि if I say कि I need money, आई नीड मनी में मैं पूछ सकता हूँ व्हाट डू आई नीड, व्हाट डू आई नीड एंड द आंसर इज मनी। दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट वर्ब है, नो प्रॉब्लम, स्टेट वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है। अब अगर मैं कहता हूँ सी स्लीप्स ऑन द फ्लोर, सी स्लीप्स ऑन द फ्लोर, तो मेरी जो वर्ब है स्लीप, उसको लेकर मैं नहीं पूछ सकता व्हाट डज सी स्लीप, है ना? आई कैन नॉट आस्क व्हाट डज सी स्लीप। मैं पूछ सकता हूँ क्यों, कब, कैसे और कहाँ सोती है। इट मीन्स दिस इज intransitive verb। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज intransitive verb क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और अगर ये intransitive verb है ना, अगर ये intransitive verb है तो फिर हम लोगों को जवाब मिलेगा वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ का। इन दैट केस ये जो ऑन द फ्लोर है ये आपके वेयर का जवाब है, कहाँ सोती है? ऑन द फ्लोर। और हमें पता है कि वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये वेयर का रिप्लाई है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हालांकि इसमें तीन वर्ड्स हैं, ऑन, द, फ्लोर, तो ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपका, वो आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। और अगर आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव में क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट एडवर्ब्स, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते,
ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, पैसिव पॉसिबल है, पैसिव कैन बी मेड। इंट्रांजिटिव के केस में क्या है, intransitive verb passive cannot be made, passive can not be made। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी स्लीप्स ऑन द फ्लोर, कहाँ सोती है, ऑन द फ्लोर। आप लाख कोशिश कर लो, पैसिव तो बनने से रहा है ना। हालांकि इसका बन जाएगा आई नीड मनी, मनी इज नीडेड। ठीक है, मनी इज नीडेड टू मी हो जाएगा, या फॉर मी भी लिख सकते हैं, बाय मी नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आपको समझ में आ गई होगी बात। अब अगर मैं आपसे और बात करूं, तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स ये दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, एक मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। एक मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है दो। मोनो ट्रांजिटिव क्या है, टेक्स वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट टेक्स वन ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव क्या है, दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, so monotransitive takes one object, ditransitive takes two objects। अब मोनोट्रांजिटिव तो सिंपल है, ये जैसे आपने यहाँ पे देखा है आई नीड मनी, तो इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है मनी, तो ये मोनोट्रांजिटिव है। डाई ट्रांजिटिव की बात करते हैं, जैसे कि अच्छा, अब डाई ट्रांजिटिव में कौन सी वर्ब आएंगी, तो डाई ट्रांजिटिव में वर्ब्स आएंगी आपकी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसफर, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसफर। ठीक है, एक बार पेज को चेंज कर लेते हैं। तो डाई ट्रांजिटिव मीन्स टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे वर्ब्स ऑफ ट्रांसफर, जैसे कि गिव, सेल, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, आस्क, टेल, ब्रिंग, टेक, है ना। ये सारी वर्ब होती है। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं,
आई बॉट चॉकलेट्स फॉर हर। इसमें लिख लो बाय, खरीदना, जैसे बेचना। आई बॉट चॉकलेट्स फॉर हर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है चॉकलेट जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है आपका हर जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ थिंग, है ना, विल ऑलवेज बी अ थिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ पर्सन, अ रेसिपिएंट ऑफ समथिंग। हमेशा एक इंसान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो। इन दैट केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आई बॉट हर आई बॉट हर चॉकलेट्स। अब आपको, आपने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए आप और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ ले गए। अब आपको फॉर या टू की जरूरत नहीं पड़ी। कुल मिला के अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा था, इन दैट केस यू नीड आइदर टू और फॉर, है ना। और अगर आप उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं। सी गिफ्टेड अ कार टू मी। जब मैंने लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में तो मुझे जरूरत पड़ी टू की। अगर मैं लिखता गिफ्टेड मी अ कार, अब मुझे टू या फॉर की जरूरत नहीं है ना। गिफ्टेड इज अनदर वर्ब ऑफ मूवमेंट या ट्रांसफर। इन सेंटेंसेस के पैसिव भी बना सकते हैं, पैसिव भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन दैट केस यू हैव चॉइस, आप इसके साथ स्टार्ट कर लो या फिर इसके साथ स्टार्ट कर लो। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेट्स मेक पैसिव। आई वॉज गिफ्टेड अ कार बाय हर, ठीक है। या फिर अ कार वॉज गिफ्टेड टू मी बाय हर। तो पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया, मी को लेके मैंने बनाया मेरा पैसिव। अब जब मी को मैं वर्ब से पहले लाया तो आई करना पड़ा, है ना। दूसरे वाले में कार को लेके बनाया, कार तो कार ही रहेगा, चाहे वर्ब से पहले हो या बाद में हो, क्योंकि ये तो नाउन है आपका, ये आपका नाउन है, दैट डजंट चेंज बी इट बिफोर वर्ब और आफ्टर वर्ब। आई इज योर प्रोनाउन जो कि चेंज होता है, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्टिव केस आया, और वर्ब के बाद आया, आई मीन यहाँ पे वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस आया, है ना। तो इस तरह से डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक चीज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, आई मीन बीट अ नाउन और समथिंग एल्स।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक आदमी ही होता है, एक इंसान ही होता है। पैसिव दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हैं, बस सेंटेंस का मीनिंग सही होना चाहिए। जैसे कि आई आस्क हर अ क्वेश्चन, चलिए प्रेजेंट में रहने देते हैं। आई आस्क हर अ क्वेश्चन। यहाँ पे हर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आई आस्क अ क्वेश्चन टू हर, ये भी लिख सकता था। तो इस तरह से हम लोगों के पास में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये सारा जो है हमें पढ़ने की जरूरत थी हमारे वर्ब के सेक्शन में। इसमें से आपको पता तो सब कुछ पहले से था, बस हमें थोड़ा सा इसको रिवाइज करने की जरूरत थी। व्हाट इज मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, स्टेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका भाई वर्ब हो गया डन, है ना। ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सो ऑलमोस्ट वी आर डन। हमारे जो कंजंक्शन का एक पार्ट बाकी था उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, क्या क्या वर्ड्स इसमें आते हैं? हाउ एवर, नेवरदलेस, नंदीलेस, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन या फिर इन एडिशन टू। ये जो है आपके कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। एक्चुअल में ये है तो एडवर्ब्स, लेकिन हम इन्हें कंजंक्शन के तौर पे यूज कर लेते हैं टू कनेक्ट सेंटेंसेस, सो वी कॉल देम कंजंक्टिव एडवर्ब्स। सबसे पहले बात करते हैं मोर ओवर, फर्दर मोर एंड इन एडिशन के बारे में, ठीक है। मोर ओवर, फर्दर मोर एंड इन एडिशन कैसे यूज करना है? मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, इन तीनों को हम लोग यूज करते हैं टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इनको एंड की जैसे भी देख सकते हैं आप, है ना। इनको एंड की तरह भी आप देख सकते हैं। सो जब भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है इन योर सेंटेंस, आप लोग इनमें से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट
has launched the government has launched numerous, just a minute, वेरियस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरियस स्कीम्स फॉर women, ठीक है, एंड it is it is providing them with free free transportation, free transportation। अब जैसे कि आपने क्या किया, दो इसमें सेंटेंस लिख दिए है ना, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस स्कीम्स फॉर women, एंड लगा के आपने लिखा, कॉमा लगाइएगा बिफोर एंड, इट इज प्रोवाइडिंग देम विद फ्री ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी नीड, क्या होता है बार बार एंड को रिपीट नहीं करते है ना, बार बार रिपीट नहीं करने के लिए ही हम लोग इनको यूज करते हैं, ये आपके ट्रांजिशंस है, वेरिएशंस के लिए हम लोग इन्हें यूज करते हैं, ट्रांजिशंस। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा फर्दर मोर। अब फर्दर मोर के पहले मुझे चाहिए सेमीकोलन, और फर्दर मोर के बाद चाहिए मुझे कॉमा, ठीक है, फर्दर मोर, फर्दर मोर इट इज गिविंग them reservation in state गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो आपने वही लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस स्कीम्स फॉर women एंड इट इज प्रोवाइडिंग देम विद फ्री ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा फर्दर मोर इट इज गिविंग देम रिजर्वेशन इन दी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो एज वेल भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एज वेल है ना, एज वेल का मतलब होता है भी। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये आपका भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एंड का भी यूज किया गया है ना, और इसमें आपने फर्दर मोर का भी यूज किया है। यहाँ पे चाहता तो मैं एंड लिख सकता था, बट इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, उससे आपको क्या होता है, द एग्जामिनर गेट एन आइडिया कि आपकी जो रेंज है ना अबाउट यूजिंग वर्ड्स वो बहुत ज्यादा नहीं है, so that's why you are repeating your words again and again, है ना। So to give an impression that we have a wide range of words, हमें काफी सारे words पता है, and to add some variety in your writing, आप इन words का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने फर्दर मोर यूज किया है ना, इस फर्दर मोर की जगह पे अगर मैं यूज करता ना मोर ओवर, तब भी सही था। आई कैन से मोर ओवर इट इज गिविंग देम रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल, ये भी सही था। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता इन एडिशन, तो ये भी सही था।
कुल मिला के फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, इन तीनों का ही मैं यूज कर सकता हूँ टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बस याद रखिएगा इनके पहले सेमी कोलन आएगा, इनके बाद में आएगा कॉमा। ठीक है, ये पंक्चुएशन को मत भूलिएगा। बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब यूज सेमी कोलन एंड आफ्टर कंजंक्टिव एडवर्ब यूज कॉमा। ठीक है, सो मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू एंड के जैसे ही काम करता है। अब हम बात करते हैं हाउ एवर के बारे में। लास्ट ईयर के सीजीएल के एग्जाम में हाउ एवर को लेके एक सेंटेंस आया था। जैसे अगर मैं लिखता हूं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड रियली वेल, रियली वेल। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा, दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स। तो फाइनल है ना, ये फिनाले। अब यहाँ पे मैंने हाउएवर का यूज किया है बट के जैसे, है ना। सो हाउएवर का यूज कब करते हैं, टू एक्सप्रेस कॉन्ट्राडिक्शन। दो ऑपोजिट सिचुएशंस को मैंने कनेक्ट किया है यूजिंग हाउ एवर, है ना। मैं यहाँ पे बट का यूज भी कर सकता था, नो प्रॉब्लम। ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड रियली वेल बट दे कुड नॉट मेक इट टू द फिनाले। बट मैंने हाउएवर का यूज किया है थोड़ा सा मेरे सेंटेंस को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, तो हाउएवर इज इक्वल टू बट। एक तरीका और होता है हमारे पास में पंक्चुएशन का, आप चाहें तो इस सेमी कोलन की जगह पे फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं, है ना। यू कैन यूज फुल स्टॉप। इन दैट केस आपको हाउएवर का एच कैपिटल करना पड़ेगा, कॉमा रहेगा लेकिन। ठीक है, ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस पुट अ पीरियड, अ फुल स्टॉप, देन ये जो वर्ड है आपका, ये जो इसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, हाउएवर, है ना। उसके बाद कॉमा, या फिर आप यूज कर सकते हैं सेमी कोलन बिफोर योर कंजंक्शन एंड देन कॉमा। जो भी आप प्रेफर करना चाहें, बोथ आर करेक्ट। So we'll change the page and we'll talk about nevertheless and nonetheless. Nevertheless और nonetheless दोनों सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। इनका जो मीनिंग है ना वो थोड़ा सा ऐसा निकलता है, स्टिल, है ना। फिर भी हिंदी में क्या कह सकते हैं, फिर भी। जैसे आपने कहा आई कंसीडर हिम माई बेस्ट फ्रेंड।
Nonetheless, he does not miss a single chance to take advantage of me. ठीक है, I consider him my best friend. Nonetheless, he does not miss a single chance to take advantage of me. फिर भी, still, nonetheless, nevertheless, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते थे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, he did everything to rescue all of them. Nevertheless, some of them could not be saved. Could not be saved, है ना? Still, फिर भी, he did everything to rescue all of them. Nevertheless, some of them could not be saved. तो इस तरह से हम लोग nevertheless या nonetheless का यूज कर सकते हैं। इसके पहले यूज सेमीकोलन, इसके बाद में यूज कॉमा, है ना? ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है? इस तरह से आपको यूज करना है। एक और वर्ड होता है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप थोड़ा सा सर्च करना। ऑन दी अदर हैंड, या फिर ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ये सब भी क्या करते हैं, ये अपोजिशन शो करते हैं ना। ये भी क्या करते हैं, दो अपोजिट सिचुएशंस होती है, कॉन्ट्राडिक्शन। जेम्स इज नॉट interested in doing anything and keeps wasting his time. On the other hand, his father is spending a lot of money on her studies। ठीक है, James is not interested in doing anything and keeps wasting his time. On the other hand, his father is spending a lot of money
ऑन हर आई मीन ऑन हिज स्टडीज, ये गलत है, ऑन हिज स्टडीज, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी भी सही था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज फादर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन हिज स्टडीज। इस तरह से आप यूज करते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स को। अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने अपना जो बस्ती में हूँ, चलिए ठीक है, बस्ती में है तो नेटवर्क नहीं आता ना, रेवा रेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिल ही रहे होंगे। सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद आवर सिलेबस, है ना। चैप्टर सारे कर लिए। और एग्जाम जो आप देने वाले हैं सीजीएल का 2024 सितंबर 9 आने वाला है। और अभी हमारे पास कुछ दिन बाकी है। आज 5 तारीख है, ऑलमोस्ट 14 दिन बाकी है, 14 13 जो भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं करूंगा फाइंड आउट। एक्चुअल में अभी तक मैं बना नहीं पाया हूँ क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि मैं कुछ भी लिख सकता था। इफ आई चूज एनी क्वेश्चन जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस, तो वो तो ठीक नहीं होता। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे सेंटेंसेस हम लोग लें जिनको प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम्स में कुछ फायदा हुआ आपको। तो मैं कलेक्ट करूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एंड विल आल्सो डिस्कस और प्रैक्टिस। जैसे हमने इन द वेरी बिगिनिंग हमने किया था, वी प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, कनेक्टिंग बैक टू सेशन। क्या आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? तो ईडीएम्स का भी हम लोग कर लेंगे, है ना। मैं चीजें आपको प्रोवाइड तो करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इस बैच से मेरे को उम्मीदें थी कि लोग लगातार क्लास में रहेंगे। बट थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई, बच्चे उतने ज्यादा सिंसियर नहीं लगे मुझे। तो सभी लोग रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, बस ये दिक्कत है ना। बाकी एक सेकंड बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ टारगेट बैच जैसा है, August 9। अगर आपके कुछ दोस्त हो, कोई हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं। ये जो ईडीएम्स है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। एग्जाम से पहले कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बाकी अपने लेवल पे आप काम करिए, क्योंकि ये चीजें ओवरनाइट तो होती नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो स्पेलिंग एरर्स तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे आपको, स्पेलिंग एरर्स, है ना। कुल मिला के जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हर एक टॉपिक से हम लोग 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। आर्टिकल से 100, ठीक है, आपका नाउन से, प्रोनाउन से। और 100 नहीं भी होते हैं तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो सारे डिस्कस आपके साथ करूंगा, एडजेक्टिव से। इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, यहाँ से, और नरेशन से। जो प्रैक्टिस वाले, जो हमारे वीडियोस होंगे ना, प्रैक्टिस वाले वीडियोस मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, फॉर प्राइवेसी के लिए, क्योंकि वो फिर कहीं से भी कहीं तक मतलब सर्कुलेट होते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले वीडियोस जो हैं आप लोग ऐप पर ही आकर, ऐप के ऊपर ही आप देखें जितनी बार भी आप उन्हें देखना चाहते हैं, है ना। अगर आप उनको दोबारा तिबारा जितना बार भी आप देखना चाहते हैं, सो काइंडली जस्ट लॉग इन ऐप और उसमें ही आप देखिए, है ना। तो ये वाले वीडियोस तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं करूंगा, क्योंकि ऐप लेने का फिर फायदा नहीं होगा।
ऐप लेने का फायदा यही है कि आपकी कंटेंट की प्राइवेसी रहती है, उसे कोई मिसयूज नहीं कर सकता है ना। तो जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके ऐप में ही रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। बाकी जो भी चीजें और अगर मुझे देनी होंगी तो मैं आपको उसी पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए काफी है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए अपना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन का। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगा विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल। चलिए गुड नाइट, मैं लीव कर रहा हूँ।